जी आवाज है। तो माइकल हैंडके जो है, इनकी अमोर फिल्म थी, जिन्होंने प्रेम की नई परिभाषा दी थी कि एक बूढ़े दंपति भी प्रेम कर सकते हैं। अमोर फिल्म को कान में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला और ऑस्कर मिला था वहाँ लॉस एंजलिस में। अमोर में एक 72 साल और 80 साल के तीनों पुरुष हैं, एक ऊपर नीचे के अपार्टमेंट में रहते हैं और दोनों को एक ऐसी हाथ कि दोनों को मर जाना है, तो भी मरता है। और माइकल हैनेके की जो दूसरी फिल्म थी हैप्पी एंड, उन्होंने एक एक यूरोपीय सभ्यता की पतंग गाथा लिखने की कोशिश की। ऑस्ट्रिया के हैं, ये बड़े बड़े फिल्मकार हैं। जियान गोदार हैं, गोदार तो हम बुक की तरह सिनेमा में पढ़ते हैं, जिनकी फिल्म ब्रेथलेस ने 59 में इतिहास रचा। गोदार को लाइफ और गूगल पर सबसे ज्यादा यदि एंट्रीज और डिटेल्स मिलेंगे तो आपको जियान गोदार के बारे में, फ्रेंच फिल्म मेकर हैं, उनको मिलेंगे। न्यू वेव सिनेमा के वो जनक माने जाते हैं और कान फिल्म फेस्टिवल को स्टूडेंट मूवमेंट के समय 60 में उन्होंने रुकवा दिया और उसके बाद इस बार कोरोना के कारण कान फिल्म फेस्टिवल रुक गया है। तो गोदार वो भी जीवित हैं अभी और बहुत बुजुर्ग फिल्म मेकर हैं और बाकी सब तो बुजुर्ग में से यही सब है। दूसरे हैं, अगले हैं ब्रिटेन के केन लोच, आई डेनियल बेक और सॉरी वी मिस्ड यू जैसे के फिल्मकार हैं। उन पर हम लोग अलग से बात करेंगे जब ब्रिटेन पर आएंगे। ब्रिटेन से बहुत नामी फिल्मकार के केन लोच, और वो अपने आप को कम्युनिस्ट मैंने सोशलिस्ट फिल्म मेकर करते हैं डंके की चोट पर। और आगे आप देखिए कि ये सब हो गया। और फ्रांस में माइकल हाजाविसियस, जिन्होंने द आर्टिस्ट फिल्म बनाई थी जो साइलेंट एरा को ट्रिब्यूट करती थी, जिसमें एक ही डायलॉग था लास्ट में वंस मोर, पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट की थी, इसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो वहाँ के हैं फ्रांस के। और लुक बेसा हैं जो द लेडी फिल्म बनाई थी, तो बर्मा में, म्यांमार में जो अभी क्रांति हुई उसने उस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान है। आंग सान सू की थी, बायोपिक थी वो फिल्म। और अब्दुल अजीज टेकीचे, जिन्होंने ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर बनाई, और बहुत सारे लोग फ्रांस में सक्रिय हैं। एक बहुत बड़ी जनरेशन फ्रांस में सक्रिय है। और बाकी सब की बातें हम लोगों ने कर ली और ये इतना अनंत सिलसिला है इसमें, और जितनी भी बातें करते जाएं वो निकल जाएंगी। लेकिन एक और बुजुर्ग फिल्म मेकर जिनकी डेथ हुई, वास्ता, पोलैंड के हैं, और पोलैंड की फिल्म आफ्टर इमेज उनकी 92 साल की उम्र में आखिरी फिल्म थी। वास्ता ने सिनेमा में डाकू ड्रामा स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था बहुत पहले 1960 में, 60 से 70 के दौर में। और मैन ऑफ द मार्बल, मैन ऑफ द आयरन, और वो सच्ची घटनाओं पर उनकी हमेशा हिस्ट्री का एक री राइटिंग है, पुनरावलोकन और पुनर्लेखन इतिहास का उनकी फिल्में करती रही है। और वो पोलैंड के थे, तो पर रोमांस्की भी वहीं के थे, लेकिन अब तो पेरिस में बस गए हैं, अब तो स्विट्जरलैंड में भी अब कई जगह वो रहते हैं। और आप देखिए तो एक रोमानिया जैसा देश इस समय काफी आगे आया हुआ है, जिसकी वो भी 2007-8 में उसकी फिल्म आई थी क्रिस्टियान मुंजियो की, और वो हर लड़की को देखनी चाहिए। चाउसेस्को के दौर में के कट्टर कम्युनिस्ट पर वो फिल्म थी। उस फिल्म का नाम था उस फिल्म का नाम था 4 months 3 weeks and 2 days। बहुत अद्भुत फिल्म थी क्रिस्टियान मुंजियो की। उसी तरह से हंगरी ने इधर 2 बड़े मास्टर फिल्म मेकर पैदा किए हैं। एक का नाम है कोर्नेल मोन्डोस्को, जिसकी फिल्म है द व्हाइट गार्ड, जुपिटर मून, और दूसरा है लाजरो नेमेस, जिसकी फिल्म का नाम है सन ऑफ साउथ। फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। और हंगरी के ये इतने अच्छे फिल्मकार हैं। और जर्मनी के बहुत सारे लोग हैं, जिनमें 3 ड्रम बनाई थी, वोल्कर शिल्ड्रॉफ की फिल्म है 3 ड्रम ग्यूंटर ग्रास का उपन्यास है, ग्यूंटर ग्रास को नोबेल प्राइज मिला था, आप सब उसके बारे में जानते हैं। और वोल्फगैंग बेकर की फिल्म थी गुड बाय लेनिन, 2003 की फिल्म है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है जर्मनी। तो जर्मनी में भी बहुत सारे नए यंग और टैलेंटेड फिल्म मेकर पैदा हुए हैं।
इटली में एक बड़ी जमात रही। इटली में तो आप सोचिए कि जिस फिल्मकार की एक फिल्म ने बाइसिकल की, इसको मानते हैं विटोरियो दे सिका की, जिसने दुनिया भर में लगभग 500 फिल्म मेकर कैद की। हमारे सत्यजीत रे भी उसी फिल्म को देखकर फिल्म मेकर बने, अब्बास कियारोस्तामी उसी फिल्म को देखकर फिल्म मेकर बने, अकीरा कुरोसावा। और पूरी पूरी दुनिया में और पहली बार एक बच्चा, छोटा सा बच्चा सिनेमा में चरित्र के रूप में लिया गया, वो बाइसिकल की। वहां से लेकर आप देखिए कि फेडेरिको फेलिनी, ला डोल्चे विता से और 8.5 और अमारकोर्ट, उसके बाद माइकल एंजिलो एंटोनियोनी, द रेड डेथ, और ये सब इतने सारे फिल्म, बर्तोलोस्की, और इतने सारे फिल्म आए और इटली से आए और इटली ने महान फिल्में बनाई। उसके अभी दिन एक फिल्मकार का नाम बहुत चर्चित है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में भी फिल्में बनाना शुरू किया है। उसका नाम है पाउलो सोरेंटिनो। आप जानते हैं कि दुनिया में सनडांस फिल्म फेस्टिवल है जो नौजवान फिल्मकारों को बहुत तरजीह देता है। तो उसमें पाउलो सोरेंटिनो की फिल्म थी, उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला था। उसने अपने गुरु फेडेरिको फेलिनी को ट्रिब्यूट दिया था उसने। उस फिल्म का नाम है द ग्रेट ब्यूटी, और उसकी फिल्म थी द यूथ, और दोनों में उसने 85 साल के अभिनेता माइकल केन को लिया था। ये माइकल केन वही है जिनको ने द क्वाइट अमेरिकन में भी कास्ट किया था। बहुत उम्दा अभिनेता है। पाउलो सोरेंटिनो की फिल्म में वो आए थे। तो इटली में, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन में लुई बुनुएल से, डायरी ऑफ ए चेस्टरमेट से शुरू हुआ सिलसिला बहुत सारे, और आकर फिर जो अभी के लीजेंड हैं, जो जीवित हैं, उनका नाम है पेड्रो अल्मोदोवार। इट्स ऑल अबाउट मदर से लेकर जूलिटा तक पेड्रो अल्मोदोवार की फिल्में बहुत नाम कर रही हैं। और उससे भी उधर हम जाएं तो डेनमार्क में इस समय बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, उनका नाम है लॉर्स वॉन ट्रियर। लॉर्स वॉन ट्रियर ने 2011 में हिटलर के पक्ष में एक मजाक में बयान दे दिया था। फेस्टिवल में उनको बैन कर दिया था। बाद में उन पर बैन उठाया गया था। उनकी फिल्म आई हाउस जिसमें कोई सीरियल किलर पर वो उनकी 5 घंटे की लंबी और डांसर्स इन द डार्क लोग सिलेबस में पढ़ते हैं। संयोग से उसमें ठीक है। जी सर। सर म्यूट हो गया है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। अब जी जी, डेनमार्क में थे हम, डेनमार्क की फिल्म। और डेनमार्क गया, और ओस्लो नॉर्वे में कोई बड़े फिल्मकार हैं नहीं। स्वीडन में बहुत बड़े फिल्मकार अब भी हो रहे हैं, तब भी थे, जिनमें एक ही नाम मैं लूंगा, इंगमार बर्गमैन का। और बर्गमैन की तो सारी फिल्में हम सबको देखनी थी, जिसमें सेवेंथ सील, और जिसमें वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, और जिसमें बहुत सारी फिल्में हुए, ग्लास डार्कली से लेकर उनके। बर्गमैन अपने आस्था पर सवाल उठाते हैं, धार्मिक आस्था पर, क्रिश्चियनिटी की धार्मिक आस्था पर हमेशा सवाल उठाते हैं। और अभी उसलैंड की फिल्म को, जिसकी फिल्म का नाम है स्क्वायर, को कान में अवार्ड मिला। तो स्वीडन एक अद्भुत देश है मानवाधिकार के मामले में, तो उसमें बहुत सारी चीजें हुई, और हमने इस तरह से बड़ी यात्रा पूरी कर ली, इतनी सारी दुनिया की और विश्व सिनेमा की। और अब अगले लेक्चर में, क्योंकि भारत के बारे में मैं बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अब लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, 15 मिनट बचा है। तो जी सर। सुरभि जी, आपको कोई सवाल हो तो पूछिए। जी सर, बिल्कुल सर। आपने पूरी यात्रा जापान से शुरू करके साउथ कोरिया, चीन, ताइवान, हांगकांग, ईरान, लेबनान, अरब, इजिप्ट, टर्की सिनेमा, रशियन सिनेमा, अमेरिकन सिनेमा,
मैं पूरी लिस्ट बना रही थी, ब्रिटेन, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, इटली, स्पेन, डेनमार्क और स्वीडन तक की यात्रा हम लोगों को कराई। और न सिर्फ यात्रा सर, आपने इन देशों में आज जो सिनेमा हो रहा है, आज जो सिनेमाई निर्देशक हैं, जो सब्जेक्ट हैं, इनको इतनी गहराई से और विस्तार से बताया आपने सर। फिर भी अभी आप बीच में चले गए थे, तो हमारी विभाग की मैम है डॉक्टर विदुखा रे दास मैम ने कहा है कि एक सीरीज होनी चाहिए, आपके लेक्चर की एक सीरीज हो, और पर्टिकुलर एक समय एक महाद्वीप की चर्चा हो, कि आज सिर्फ इस महाद्वीप के सिनेमा की चर्चा होगी। तो सर ये बहुत अच्छा सुझाव आया है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको और लगातार सुने, जाने, हम लोग अपडेट हों आपके द्वारा, आपकी नजरों से हम अपडेट हों सर। तो मैं बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद और आभार कहूंगी आपको। और अब जो प्रश्न है, चूंकि लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं, तो जो भी प्रश्न हमारे श्रोतागण हैं, उनके प्रश्न हैं, उनको हम जरूर रखना चाहेंगे। तो जॉय दास का प्रश्न मेरे सामने दिख रहा है। जॉय, आप अपना प्रश्न रख लीजिए। जी सर, प्रणाम। मैं जी जयदेव दास। मेरा प्रश्न है जी। सर कि फिल्म और दर्शक के बीच सेतु का काम समीक्षक कैसे करता है? इस बात को समीक्षा कर्म के मूल तत्वों को समझाते हुए कृपया बताएं। इसको देखिए, ऐसे समझिए कि साइंस की थियरी होती है ना, तो जो टीचर होता है वो साइंस की थियरी को थोड़ा आसान शब्दों में समझा देता है आपको। सर थोड़ा सा सामने उसी आ तरह जाइए आप सर, थोड़े से। हाँ, हाँ आपका चेहरा, हाँ ठीक है, अब बोलिए सर। आया। हाँ तो साइंस की थियरी को हम थोड़ा आसान शब्दों में समझा देते हैं। उसी तरह जैसे इकोनॉमिक्स की थियरी होती है, तो इकोनॉमिक्स की बड़ी बड़ी शब्दावली, जीडीपी और फिजिकल डेफिसिट, इसको इकोनॉमिक्स जो होता है वो समझा देता है। उसी तरह जो फिल्म क्रिटिक होता है और फिल्म समीक्षक, मैंने अच्छे फिल्म समीक्षक जो दुनिया भर में होते हैं, वो अपने लेखन से ये बताते हैं, सबसे पहले वो कहानियां नहीं सुनाते, कहानियों का बाद में आता है बात, कि यह फिल्म क्यों जरूरी है हमारे लिए और यह फिल्म क्या हमें करती है। क्योंकि एक फिल्म देखने के पहले जो आप होते हैं, देखने के बाद बदल चुके होते हैं। तो ये जो बदलाव, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सिनेमा समाज को नहीं बदलता, सिनेमा लोगों को बदलता है और लोग समाज को बदल देते हैं। और इसके बड़े उदाहरण मैं अगले कभी क्लास लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे सिनेमा ने पूरी दुनिया में बदलाव लाया है। तो ये एक फिल्म क्रिटिक का दायित्व है कि वो दर्शकों को बता दे, और जो दर्शक वो सिनेमा नहीं देख पाए हैं, उनको वो अपनी राइटिंग में वो फिल्म की एक झलक दिखला दे कि ये फिल्म क्या है, ताकि उनके मन में एक उत्सुकता बने। जी जी सर, जी और धन्यवाद ये सर। खुशी बांटने, जैसे कि फिल्म का हम लोग सिनेमा देखते हैं, जो आनंद उठाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस आनंद को दर्शकों तक बांट दें, दूसरे लोगों तक बांट दें। तो हाँ, एक समीक्षक ये भी करता है। बिल्कुल सर, न सिर्फ आनंद है, एक सिनेमा की वैचारिकी और विषय को भी हम तक आप पहुंचाते हैं सर। बिल्कुल, इसी क्रम में मैं चाहूंगी कि आकाश कामले आप अपना प्रश्न रख लें। प्रणाम सर। जी हेलो। आकाश जी मुझे दिख नहीं रहे हैं। जी सर, वो मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है सर। ठीक है, प्रश्न तो पूछिए ऑडियो से आकाश। काम चला लीजिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है सर कि भारतीय स्तर पर जो 2010 के बाद की फिल्मों का जो एक अलग परिवर्तन दिखाई देता है, फिल्मों में परिवर्तन दिखाई देता है, वो सर वो किस तरह का है? ये सर विश्व सिनेमा का एक हावी हो गया है भारतीय सिनेमा पे, या भारतीय सिनेमा ने एक नई ऊंचाई स्तर गांठ लिया है, इस वजह से हमें इस तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है भारतीय सिनेमा में 2010 के बाद से? नहीं, कुछ लोग अच्छी फिल्में जरूर बना रहे हैं। इसमें अभी के जो भारतीय फिल्मकारों में दरअसल क्या होता है ना, कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बहुत कम है, और हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच इतनी कम है कि उसको क्या बताया जाए। केवल इंडियंस ही वो इंडियन फिल्में देखते हैं, जो आप प्रवासी हैं बाहर, मोस्टली जी पंजाबी गुजराती। तो यूरोपियन और अमेरिकन ऑडियंस में हमारी फिल्में कम है, तो इसलिए हमारा थोड़ा कम रुतबा है। अनुराग कश्यप अकेले ऐसे फिल्मकार हैं हिंदुस्तान के, जो यूरोप में बहुत चर्चित हैं और जिनकी फिल्में दुनिया भर में यूरोप में सबटाइटल के साथ
उन भाषा में सब, जैसे फ्रांस में तो फ्रेंच, इटली में तो इटालियन, जर्मनी में तो जर्मन सबटाइटल के साथ रिलीज होती हैं और बड़ा कारोबार करती हैं। बाकी किसी फिल्म मेकर की रुचि वहां नहीं। तो अब इस पर एक अलग सब्जेक्ट है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, अब समय नहीं है इस पर विस्तार में जाने का, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाफी है और अभी हम वर्ल्ड सिनेमा में कहीं स्टैंड नहीं कर। जी जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। विष्णु कुमार, आप अपने प्रश्न रख लीजिए। हेलो नमस्कार। हाँ जी, बोलिए विष्णु जी। सर, विश्व सिनेमा में सर, पाश्चात्य सिनेमा और भारतीय सिनेमा में सर समीक्षा में मूलभूत अंतर क्या है, और सर एक दर्शक जो है वो समीक्षा को क्यों पढ़े? एक दर्शक 2-3 कारणों से समीक्षा को पढ़, जो अच्छी समीक्षाएं होती हैं मैं उनकी बात करता हूँ, बॉलीवुड की कमर्शियल समीक्षाओं की मैं बात नहीं करता। वो एक तो जानकारी बढ़ाने के लिए पढ़े, दूसरी चूंकि वो उसकी पहुंच उस तक, वो विश्व सिनेमा तक नहीं है, तो उसकी एक झलक पाने के लिए पढ़े। तीसरी, जो उन देशों के इतिहास, विचार, राजनीति और संस्कृति को जानने के लिए थोड़ा पढ़े। तो एक कंप्लीट पैकेज एक पाठक को मिल जाता है वर्ल्ड सिनेमा की समीक्षा पढ़ के, और तब वो अपनी राय बनाता है और अपनी उत्सुकता को विकसित करता है कि वो उन फिल्मों को देखे और फिर उसका आनंद उठाए। ये है उसका। और पाश्चात्य और भारतीय सिनेमा में जो फर्क की बात आपने कही समीक्षाओं की, वो सिनेमा के सौंदर्य शास्त्र में फर्क है। जैसे हमारे सिनेमा का, हमारा एस्थेटिक्स है सत्यम शिवम सुंदरम, तो हमारे यहाँ जो 9 रसों में से विभत्स रस और रौद्र रस जिसको हम कहते हैं, डिस्गस्ट और वायलेंस और इस सब, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं, और यूरोपीय और बाकी सिनेमा में उसकी गुंजाइशें बनती हैं। तो वो अलग अलग एस्थेटिक्स हैं, इसलिए वो अलग अलग मुद्दा है। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल, दोनों का सौंदर्य शास्त्र अलग है। इसी क्रम में साधना अग्निहोत्री जी का एक प्रश्न मुझे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। आप रख लीजिए साधना जी अपने प्रश्न को। जी जी, साधना जी। चलिए आप भी पढ़ दीजिए जब तक वो आ रही हैं। सर, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि मैम मेरे प्रश्न को भी लिया जाए। कहाँ उनका प्रश्न है साधना जी का? उन्होंने प्रश्न नहीं लिखा है, बस कह दिया है मेरा प्रश्न लिया जाए। तो साधना जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हाँ, मुझे लगता है नहीं सुन पा रही हूँ वो। गौरव जी, हाँ गौरव, हाँ गौरव, प्रश्न पूछिए। जी नमस्ते सर, नमस्ते। जी हेलो, नमस्ते। मेरा सवाल सर ये है कि कोरोना के बाद, ये जो कोरोना संकट अभी विश्व में उभरा है, इसके बाद विश्व स्तर पर जो फिल्म है उसका स्वरूप आप किस तरह से देखते हैं? इसका स्वरूप क्या होगा आपकी नजर से? और 3 संभावनाएं हैं। एक तो कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल चलने लगेगा सिनेमा की दुनिया में। दूसरा, यदि हमें की तरह कोरोना के साथ ही जीना होगा मान लीजिए काल तक, तो फिर वो बदल जाएगा, सिनेमा बदल जाएगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो बढ़ जाएगा और वो बदल जाएगा, और उसकी सावधानियों के साथ उसका असर पड़ेगा, वो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और तीसरी संभावना ये है कि कोई भी संकट और क्राइसिस या जो एक सभ्यता है ना, वो पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती, उसको आगे ही जाना है। तो सिनेमा भी अपने स्वरूप में आगे ही जाएगा, निरंतर आगे जाएगा। तो इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये कुछ दिनों का एक अंतराल समझिए। जी सर। सर, साधना जी ने सवाल अपना लिख दिया है, मैं पढ़ देती हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि आज का समय सिनेमा के गरिमा का समय है, क्या यह बात आज टेलीविजन जगत के लिए भी कही जा सकती है? क्योंकि आज टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले अधिकांश विषय या तो अंधविश्वास पर आधारित हैं या तिलिस्म पर। तो आज के वैज्ञानिक समय में ये विषय कहाँ तक सही है और समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? ये साधना अग्निहोत्री जी का प्रश्न है सर।
देखिए, अब टेलीविजन पर मेरी कोई विशेषज्ञता है नहीं और मैं इसकी क्या टिप्पणी करूं टेलीविजन, क्योंकि मैं लगभग 1980 से जिस तरह का टेलीविजन देख रहा हूं, उस समय एक ही दूरदर्शन होता था। तो हर समय का एक अपना सच होता है और जो भी होता है, जो समाज में हो रहा होता है, उसी को दिखाते हैं। लेकिन ये तर्क नहीं बनता कि समाज में जो हिंसा बुराई हो तो उसी को दिखाएं, क्योंकि हमारा समाज भयानक रूप से निरक्षर है और हमारा समाज भयानक रूप से गरीब है। तो हर कोई हर चीज को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जैसे घी अच्छी चीज है, लेकिन 1 लीटर घी पिला दीजिए तो आदमी मर जाएगा। उसी तरह से हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में जब तक वो इंडस्ट्री बनी ही नहीं है, वो एक अराजक और विवेकहीन और एक विचारहीन इंडस्ट्री है पूरी की पूरी मुंबई और बॉलीवुड की, और जो पाप की कमाई पर पलती है। करप्शन और लूट और कामचोरी, ये बॉलीवुड के डीएनए में है। तो वो कोई भी अच्छी चीज बना ही नहीं सकती। मेरा तो कोई विश्वास नहीं है कि बॉलीवुड कोई अच्छी चीज बनाएगा, क्योंकि देखिए महाभारत में कहा गया है कि जब आप अन्न खाएंगे तो आप अन्न का काम कर ही नहीं सकते। भारतीय ये माइथोलॉजिकल संघ है। तो पूरा बॉलीवुड पाप के कमाई पर चल रहा है। ये मैं खुलकर हर जगह लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ। उसमें कुछ लोग अपवाद हैं और कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं अच्छी चीजें बनाने का, लेकिन यदि दर्शक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे चलेगी? क्योंकि सिनेमा और टेलीविजन बिना पैसे के चल नहीं सकता। तो उसी तरह से चैनलों की, मीडिया चैनलों की हालत है, उसी तरह से अखबारों की हालत है। तो अच्छी चीजों के तो ग्राहक हमेशा कम ही रहे हैं ना। तो अब पता नहीं इसका क्या होगा, मैं कोई भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारे समाज में आधुनिकता बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, गरीबी कम होगी, थोड़ा सा और कुछ विकास हो, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जी सर, बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं सर। विकास जी ने मैसेज किया है। विकास, आप अपने प्रश्न रख लीजिए। विकास। हाँ, हेलो। हाँ विकास। नमस्ते सर। मैं विकास बोल रहा हूँ सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, सबसे पहले कि आपका जो कार्यक्रम होता है, जब भी मैं सुनता हूँ बहुत सारी चीज़ों सीखने को मिलता है। मैं अभी 5 पेज लिख चुका हूँ आपका विश्व सिनेमा को लेकर। इतनी सारी फिल्में बताया आपने इतनी कम समय में, 2 घंटे के अंदर। सर मैं तो यही चाहता हूँ सर कि इस तरह का सुनता रहूँ लगातार आपका ये जो विषय रहता है। सर मैं अक्सर जब भी सुनता हूँ सर, आप विश्व सिनेमा को लेकर ज्यादा विस्तार चर्चा करते हैं सर। भारतीय सिनेमा को लेकर मतलब कम ही मैं सुन पाया आपका जितना भी वक्तव्य रहा है, जहाँ हंसा कॉलेज हो गया या कहीं भी मैं सुन रहा हूँ आपको, वही सुनता ही आ रहा हूँ लगातार। सर एक ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया अपनी बात में कि जापान ने मतलब दृष्टिबाधित दर्शक के लिए मतलब काफी सक्रिय रहा है। एक मतलब नौमी क्वासे का जिक्र किया आपने, तो सर भारतीय सिनेमा में इस तरह की दृष्टिबाधित लोगों के लिए फिल्म बन रही है सर? पूछना चाह रहा हूँ। जैसा कि एक नसरुद्दीन शाह का फिल्म आई थी स्पर्श हो गया, या फिर ब्लैक है, कोशिश गुलजार साहब का बहुत बेहतरीन फिल्म थी। एक और फिल्म थी स्ट्रॉ, याद नहीं आ रहा है, मैग्नेटा विथ स्ट्रॉ, वो फिल्म थी सर। तो मैं ये पूछना था, दृष्टिबाधित जो दर्शक हैं या जो विषय है उसको लेकर फिल्म भारत में बहुत कम देखने को मिलता है सर। इस पे आप विस्तार से बात करिए सर। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कहीं कोई प्रयोग हुआ हो कि आप सिनेमा का एक शो उनके लिए कर दें, दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ऐसा कहीं मुझे एक्सपेरिमेंट मिला नहीं। गोवा फिल्म फेस्टिवल ने पिछले साल शायद ऐसा करने की कोशिश की थी। और नसरुद्दीन शाह की स्पर्श तो एक पूरे ब्लाइंड कैरेक्टर की कहानी है, और लेकिन इसमें ब्लाइंड नहीं है। आप ये देखिए 90% उसकी जा चुकी है, 10% बची है। तो आप 10%, 10% रोशनी की निगाह से पूरी दुनिया को देखना और जिंदा रहना अकेले और अपने सारे काम करना, वो तो अद्भुत फिल्म है। कभी आप देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि वो गूगल पर कहां पर वो फिल्म मिल सकती है, लेकिन नाओमी क्वासे की वो फिल्म देखिए, फिर आप उसको ठीक से समझ पाएंगे। शुक्रिया। जी सर, बिल्कुल। सर हमराही जी हैं, उन्होंने पहले ही प्रश्न भेज दिया था, क्योंकि मैं नहीं देख पाई थी, तो उनके प्रश्न से हम लोग समाप्त करते हैं। जी हमराही जी, आप पूछ लीजिए प्रश्न, क्योंकि वो अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। जी। जी हमराही जी। हाँ पूछिए।
मुझे लगता है हाँ हेलो। हाँ, पूछिए जी पूछिए। हाँ अजीत सर नमस्कार, रवि रंजन बोल रहा हूँ। हाँ हेलो। बोलिए। ये भारत हाँ का जी सर सुन रहा हूँ। प्रतिनिधित्व विश्व सिनेमा में कैसे हो सर? वो ये बड़ा जटिल प्रश्न है आपका। अभी जी तो कोई संभावना नहीं है मुझे। वो तब होगा जो दुनिया के दूसरे देशों ने जो सिनेमा को प्रमोट करने के लिए काम किया, अच्छे सिनेमा को, वो यदि भारत सरकार और संस्थाएं करेगी तो होगा। एक जमाना जी था जब भारत का बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन इस समय तो वो नगण्य है। बहुत कम लोग, 5 स्वरूप लोग विश्व के जाने जाते हैं। जी तो मुझे दूर दूर तक उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, धन्यवाद शुक्रिया। सर। ठीक है, सूरज ठीक है जी, सर। जी सर, तो अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है जी। और काफी 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और आज बहुत ज्ञानवर्धक जो चर्चाएं रही वो हमारी स्मृतियों में रहेंगी। हम सबने लिख लिया है उसे और आगे हम कोशिश करेंगे सर कि पुनः आपकी एक व्याख्यान माला हो। मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए जॉय दास को आमंत्रित करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करे सर का। जी जॉय। जी जी। धन्यवाद मैम, आपने मुझे इसके लिए मतलब इस बड़े काम के लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर। जैसा कि हमारे विधु करे दास डॉक्टर जो हैं उन्होंने भी बोला है कि आपकी एक नहीं कई व्याख्यान मालाएं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप आगे भी हमें समय दें और आपने भी बोला है कि भारत की सिनेमा तो बाकी ही रह गई हम लोगों की, उस पे आप बोलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आपने पूरे वर्ल्ड की सिनेमा को बर्गमैन से लेकर टूफो से लेकर सारे फिल्मों के बारे में जितनी जानकारी दी, ये 2 घंटे कैसे बीते ये हम लोग को पता नहीं, और भी मन कर रहा है सुनने का, लेकिन एक सीमा है, इसके लिए हम लोग भी बधे हुए हैं। ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे जो लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं कृपया फिर से आएंगे और हमें आशा है आपको सुनने के लिए। इसके साथ ही मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद जॉय। ठीक है सर। नमस्कार। हाँ सर, धन्यवाद। जी सर, आगे की कार्यक्रम की सूचना के लिए मैं चाहूंगी कि विष्णु सूचित कर दें सभी को कि आगे क्या हमारा कार्यक्रम है। जी विष्णु। सभी को प्रणाम। अगला जो सत्र है हमारा वो 5 जुलाई को आज ही के समय जो था 11:30 बजे रघुवीर यादव जो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और वर्तमान समय में उस सिनेमा में भी अपने अभिनय से सबका दिल जीत रहे हैं। और 5 जुलाई को ब्लैक स्वेल थिएटर की टीम की तरफ से हमने उनको आमंत्रण किया है नाट्य अभिनय और सिने अभिनय में मूलभूत अंतर संबंध के विषय के साथ। तो आप सभी का ठीक है, स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु। बाकी सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विजय मैम, विधु मैम, जो भी श्रोतागण जुड़े हमारे साथ, वसुधा मैम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी का आज दिन